तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत, और शुरुआत ही एक धमाकेदार खबर से। लेकिन मैं आज की स्टोरी सुनाऊँ आपको उससे पहले बहुत बहुत दिल से शुक्रिया पूरी क्राइम तक फैमिली का, जिन्होंने लगातार पिछले 2 दिनों में बहुत सारे मेल लिखे, बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे। और वो था क्राइम टीम के अवार्ड के लिए, जो एम्बा अवार्ड था, एक्सचेंज फॉर मीडिया ENBA। तो हमारे जो बड़े शर्माते हैं पर्दे के पीछे के सितारे अमित सिंह, वीडियो एडिटर के हेड हैं, उनको अवार्ड मिला, उनके साथियों को मिला। सुप्रतिम बनर्जी को अक्सर आप कहानी में सुनते हैं, वो भी बड़ा खुश क्योंकि उसको बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला। मुनीश देवगन, एक और जो क्राइम तक में कई बार आपने देखा भी है, होनहार प्रोड्यूसर है, उसे भी अवार्ड मिला। और वारदात जो क्राइम टीम का शो है, रात 11 बजे आज तक पर आता है, उसे भी अवार्ड मिला। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि जिस सब्जेक्ट के लिए अवार्ड मिला वो दिल को छूने वाले थे इन लोगों के, चाहे वो अमित सिंह हो, सुप्रतिम बनर्जी, मुनीश देवगन और वारदात। जब पिछले साल कोरोना का कहर जारी था और लॉकडाउन लगा दिया, तो पूरे देश में फैले हुए जो अपने मज़दूर भाई और गरीब लोग सारे, वो परेशान हो गए थे कैसे अपने अपने घर को लौटें। शहर में रहने में उन्हें दिक्कत ये थी कि लोग, उस वक्त कोरोना का ये आलम था कि अगर किसी एक घर में कोरोना होता था, मुझे याद है, तो लोग उस गली में जाना या छोड़ देते थे। तो ऐसी सूरत में ये था कि क्या करें, तो वो घर लौटना चाहते थे, साधन नहीं, बस नहीं, ट्रेन नहीं, प्लेन से जा नहीं सकते थे। तो कई तो पैदल ही निकल चुके, बच्चों को गोद में रखकर, सामान रखकर। कई ऐसी भी तस्वीरें थी जिसमें बैलगाड़ी की जगह बैल रास्ते में अगर बीमार हो गई या कुछ, तो आदमी ही बैलगाड़ी जोत रहा है। कोई अपनी माँ को ही कंधे पे बिठा के कई 100 किलोमीटर निकल गया। तो बड़ी दर्दनाक तस्वीरें थी। उसी के ऊपर वो शो था कि भूख लाई थी और भूख ले जा रही है। तो खुशी हुई इस बात की। और दूसरा एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्टिंग को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच, दिल से आप लोगों का शुक्रिया, बधाई के लिए। ख़ासतौर पर सुप्रतिम, मुनीश, अमित, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी जो अवार्ड फंक्शन में आगे आगे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो इन सभी को बधाई, पूरी क्राइम टीम को बधाई। अरविंद ओझा ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन मुझे भी हैरत थी, अरविंद ओझा डिज़र्व करता था इस अवार्ड के लिए। बिकरू कांड हो चाहे और भी, उसने पूरे साल बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग की। पर कोई नहीं, ओझा, निराश होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अगले साल अवार्ड ही अवार्ड मिलेगा तुम्हें। अब आते हैं आज की कहानी पर। एंटीलिया केस को लेकर आज 37वां दिन है, 37 डेज़ हो गए हैं। शुरुआत जिस तरीके से हुई, आज मुझे अचानक ख्याल आया कि ये केस पिछले साल हुए सुशांत सिंह राजपूत के केस से किस तरीके से मिलता जुलता है। हालांकि दोनों केस अलग हैं, लेकिन आप इन दोनों में सिमिलरिटी देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पहले मुंबई पुलिस ने की, इसके बाद CBI आती है, CBI के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED आती है, ED के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB आती है। 4 जांच एजेंसियां अलग अलग पहलू से इस केस से जुड़ी हुई मामलों की जांच करती हैं। महीनों सुर्खियों में सुशांत केस, पूरे देश में, दुनिया में। मतलब हम लोग खुद ही 3-3 महीने तक मुंबई में पड़े रहे। बात आई गई हो गई, साल अभी बीता भी नहीं है, क्योंकि जून में डेथ हुई थी सुशांत की, और अभी ये फरवरी का महीना, और अब मार्च और अप्रैल। सेम पहिया घूमता है। एंटीलिया का एक केस सामने आता है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें जिलेटिन, धमकी भरा खत। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जाता है। फिर एक मनसुख हिरेन की मौत होती है। पहले मुंबई की क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी जाती है। क्राइम ब्रांच, वो भी CIU, और इसके IO होते हैं सचिन वाजे। इत्तेफाक से जिसको जांच दी गई, बाद में वही गिरफ्तार हो गया, मास्टरमाइंड निकला। इसके बाद अब ATS को मामले की जाँच दी जाती है, मनसुख हिरेन की मौत की। अभी 2 जांच एजेंसियां थी कि फिर अचानक NIA भी इसमें आ जाती है बीच में। अब NIA मामले की जांच कर रही है। अब NIA अभी तक जांच कर रही थी कि आज अचानक 5 अप्रैल मंडे का दिन दोपहर, बल्कि सुबह 11:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट एक फ़ैसला सुनाती है, और इस फैसले के साथ अब इसमें एक चौथी जांच एजेंसी घुस जाती है, और वो है CBI। तो जो सुशांत केस के साथ हुआ था, पहले मुंबई पुलिस, फिर CBI, फिर ED, फिर NCB, अब यहाँ पे भी देखिए कि पहले क्राइम ब्रांच, फिर महाराष्ट्र ATS, फिर CBI, NIA, तो 4 जांच एजेंसियाँ हो गई। एक ED बच गई है, शायद ED भी आ जाए,
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की शायद इस केस में ज़रूरत ना पड़े, बट ईडी इसमें आएगी, ये तय है। तो आज बॉम्बे हाईकोर्ट में हुआ ये कि आपको याद होगा परमवीर सिंह मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर ने एक खत लिखा था उद्धव ठाकरे जी को, और ये कहा था कि कैसे गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई पुलिस से चाहते हैं कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करके वो उनको दे, और उसमें कई पुलिस वाले शामिल हैं जिसमें सचिन वाजे भी थे। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा झिड़का परमवीर सिंह को और कहा कि आप ये मामला हाईकोर्ट में लेकर जाइए। हाईकोर्ट ने भी पहले उन्हें डांट लगाई और कहा कि जब आपके पास ये जानकारी थी कि होम मिनिस्टर ऐसे वसूली करवा रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 100 करोड़ का, तो आप पुलिस कमिश्नर रहते हुए आपने तब शिकायत क्यों नहीं की, आपने तब एफआईआर क्यों नहीं लिखाई? और आप खत तब लिख रहे हैं जब आपको पहले तबादला किया गया, फिर 20 तारीख को आप लेटर लिखते हैं, 18 मार्च को आपको हटाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद एक पिटिशन पे आज बॉम्बे हाईकोर्ट एक फैसला सुनाती है। फैसला ये कि चूंकि एक संगीन मामला है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि एक पुलिस कमिश्नर ने अपने ही बॉस होम मिनिस्टर पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुंबई के बार, पब और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करे, तो इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस मामले में एफआईआर भी तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि कुछ जांच में सामने ना आए। अब चूंकि होम मिनिस्टर का मामला और पूरी पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है स्टेट में, तो अब अगर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख और उनके ऊपर लगे इल्ज़ाम की जांच मुंबई पुलिस करे या महाराष्ट्र पुलिस करे, तो फिर भरोसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि पुलिस उनके अंडर में, वो जैसे चाहे जांच करवा ले। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अनिल देशमुख पर लगे इस इल्ज़ाम की जांच सीबीआई करे। बट खास बात उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक कि सीबीआई करे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, इनिशियल प्रोब करे, 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे, और इन 15 दिनों की रिपोर्ट के बाद ये तय करेंगे या सीबीआई तय करे कि उसे लगता है कि परमवीर सिंह के इस इल्ज़ाम में सच्चाई है, दम है, तो फिर एफआईआर दर्ज किया जाए और उस एफआईआर के बेस पे आगे की जो कार्रवाई हो। तो फिलहाल 15 दिन की मोहलत दी गई है सीबीआई को कि वो बिना एफआईआर दर्ज किए हुए अनिल देशमुख के खिलाफ मामले की जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि फ्यूचर का कोर्स क्या होगा। क्या अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सारी चीज़ें 20 अप्रैल तक साफ होंगी। 11:30 बजे सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट ये फैसला सुनाती है, और ठीक 4 घंटे के बाद दोपहर 3:30 बजे अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर देते हैं, और अपना रिजिग्नेशन वो ट्वीट भी करते हैं और हट गए। अब सवाल ये है कि पिछले 20 मार्च जब परमवीर सिंह ने पहली बार ये लेटर लिखा, तब से अनिल देशमुख पर एक दबाव और एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप रिज़ाइन करें क्योंकि मामला संगीन है, पर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आता है, सीबीआई जांच के लिए कहा जाता है, 15 दिन में जांच मुकम्मल करनी है, उसके बाद एफआईआर का फैसला होगा। उसके 4 घंटे के अंदर अनिल देशमुख होम मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि एक सच्चाई तो है, और वो सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, और ख़ासतौर पे मुंबई के जो डांस बार या पब या रेस्तरां, आप किसी से भी पूछ लें, इनके ओनर से, एसोसिएशन के लोगों से जुड़े हुए, ये एक ओपन सीक्रेट है कि यहाँ वसूली होती है और मुंबई पुलिस वसूली करती है, और ये आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। कोई भी अफसर हो, उस वक्त पोस्टेड हो, कोई भी होम मिनिस्टर हो, वो इसमें शामिल हो या ना हो ये नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि यहाँ वसूली होती है और ये करोड़ों रुपए की वसूली होती है। तो अब एक ऐसा हुआ पहली बार कि एक पुलिस कमिश्नर ने एक होम मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाते हुए लेटर लिख के इसको सार्वजनिक कर दिया। लेकिन सच्चाई है वसूली की। अगर इसके सबूत मिल गए तो ये मामला आगे जाएगा। तो अगर एफआईआर एक दर्ज कर लेती है सीबीआई, तो होम मिनिस्टर रहते हुए होम मिनिस्टर के पद की गरिमा जो है वो बहुत ख़राब होती है। तो कहीं ना कहीं ये लगा अनिल देशमुख को कि अगर ऐसा होता है तो उनकी पार्टी की भी भत पिटेगी, सरकार की भी भत पिटेगी। तो इसीलिए बेहतरी इसी में है कि अभी इस्तीफ़ा दे दो। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो दबाव में भी थे, पार्टी भी दबाव में थी, खुद उनकी अपनी एनसीपी पार्टी जो है वो भी दबाव में थी, और यही वजह है कि अनिल देशमुख को न चाहते हुए भी, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कहानी का पहला चैप्टर क्लोज।
वैसे आपको बता दूं कि ये एंटीलिया केस में तीसरी बली है। सबसे पहले सचिन वाजे गिरफ्तार हुए, उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे की वजह से गए, और अब होम मिनिस्टर परमवीर सिंह की वजह से गए। कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं। लेकिन क्या यही तीन या आगे भी? क्योंकि एक चीज़ किसी को भी हजम नहीं हो रही, और वो ये, अभी आपको ये भी एक जानकारी दे दूं कि 3 अप्रैल को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एनआईए ने सचिन वाजे को पेश किया, क्योंकि उसका जो पुलिस कस्टडी थी वो ख़त्म हो रही थी। तो वहाँ पे ये दलील दी कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे डिस्क मिले हैं, कुछ नंबर प्लेट्स मिले हैं, कुछ अकाउंट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से ये केस कहीं और दूर तक जा रहा है, और इसीलिए इसकी कस्टडी ज़रूरी है। उधर सचिन वाजे के वकील की तरफ से कहा गया कि सचिन वाजे की हेल्थ ठीक नहीं है, उनके 2 आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनका मेडिकल सब सही से इलाज विलाज हो। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि अगली बार जब वो कोर्ट में पेश करें तो उनका मेडिकल बुलेटिन के साथ आएँ कि उसका वो इलाज करा रहे हैं। लेकिन फिर भी 7 अप्रैल तक के लिए सचिन वाजे को, यानी तीसरी बार अब तक, पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। तो 13 मार्च को वो गिरफ्तार हुए थे, 7 अप्रैल तक अब वो हिरासत में रहेंगे। चूँकि उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ तो उसमें 30 दिन की कस्टडी होती है हिरासत। तो 7 अप्रैल और 13 मार्च से अगर जोड़े तो 6 दिन और बचता, मतलब 7 अप्रैल को करीब 24 दिन एनआईए की कस्टडी में उनको हो जाएगा। अब यहाँ पे एनआईए ने कुछ खुलासा किया है। उसने कहा है कि एक रेस्टोरेंट और बार का पता लगाया है जहाँ पे ये सारा गोरख धंधा होता था। एक होटल का पता लगाया है जहाँ पे सारी मीटिंग हुआ करती थी। एक लॉकर का पता आया जहाँ पैसे रखे जाते थे। एक महिला का पता लगाया है जो सारे पैसों के वसूली के हिसाब किताब लेन देन का काम किया करती थी। उसकी उम्र 30 साल के आसपास है, और ये महिला जो है ये इस वक्त एनआईए की हिरासत में है। और ये वही महिला है जिसको मुंबई के एक 5 सितारा होटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया था, जब वो नोट गिनने वाली मशीन उसके साथ में थी। तो इस महिला का रोल क्या है? क्या एंटीलिया की साजिश में भी ये महिला शामिल है? यहाँ पे भी कई सवाल हैं। एक एनआईए के जो ऑफिशियल है उनसे भी हम लोग पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी के ज़रिए अब आपको बताता हूँ। एनआईए कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती है। पहला, पूरी एंटीलिया साजिश में एंटीलिया को क्यों चुना गया, ये अभी तक सचिन वाजे सही जवाब नहीं दे रहे। एक उसका जो जवाब था, हालांकि एनआईए की तरफ से आया, क्योंकि सचिन वाजे तो कह रहा है मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, कि पब्लिसिटी और वाहवाही के लिए। बट पूछा गया कि एंटीलिया ही क्यों, और भी किसी नामचीन हस्ती, नामचीन बिल्डिंग के बाहर भी तुम ये हरकत कर सकते थे। तो इसका फैक्ट सही जवाब नहीं। नंबर 2, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद का शख्स इतनी बड़ी साजिश सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए अकेले अपने दम पे करे, एनआईए के गले ये बात उतर नहीं रही है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसने कहा कि अगर, जो पहली थ्योरी आई है कि अगर इस साजिश को बेनकाब कर देते हैं तो सीनियर अफसरों की नज़रों में वाहवाही मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पलट के आता है कि एक ऐसा क्राइम जो अभी हुआ नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि इसकी जांच तुम्हें ही दी जाएगी? तुम ही इसके आईओ होगे, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, दावेदार। और भी अगर टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए महाराष्ट्र एटीएस इसकी एक्सपर्टी रखती है, तो उसको भी जांच दिया सकता है। तो एनआईए को शक है कि अगर एंटीलिया की साजिश रची गई और सचिन वाजे इतना कॉन्फिडेंट है कि इस मामले की जांच उसी को सौंपी जाएगी, इसका मतलब है कोई ऐसा अफसर है जिसने उसे ये भरोसा और यकीन दिलाया। और ये अफसर कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता जिसके हाथ में पावर हो कि किस मामले की जांच किसको सौंपी जाए और कौन उसका आईओ होगा। तो वो अफसर कौन है? तीसरी चीज़, क्या परमवीर सिंह का जो लेटर है 100 करोड़ की वसूली वाली, जिस वक्त आया है, जो टाइमिंग है, उसका इस एंटीलिया की साजिश से कोई लिंक है? क्योंकि परमवीर सिंह के इल्ज़ाम के हिसाब से अनिल देशमुख ने जो कुछ पुलिस अफसरों से कहा था कि तुम वसूली करो 100 करोड़ रुपये, 50 करोड़ तो करीब पब डांस और डांस बार और रेस्टोरेंट से आ जाएंगे, बाकी दूसरे सोर्सेज से 50 करोड़। तो वो दूसरे सोर्सेज कौन कौन से थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन वाजे ने, अगर परमवीर सिंह की चिट्ठी में दम है और पुलिस से वसूली वो करवा रहे थे, तो 50 करोड़ तो आपने बार, रेस्टोरेंट, इन सबसे वसूल लिया, अब बाकी के 50 करोड़ का टारगेट कैसे पूरा करें? तो ऐसी ही किसी साजिश को रचकर सामने वालों से पैसे लिया जाए, चाहे वाहवाही के नाम पे या ब्लैकमेल करके। तो क्या एंटीलिया साजिश का भी इस वसूली या टारगेट से कोई कनेक्शन है? एनआईए को इसका भी जवाब नहीं मिला। नंबर 3, क्या इस पूरी साजिश और इस वसूली दोनों से
परमवीर सिंह अनजान थे जब तक वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे। एक अदना सा पुलिस अफसर पूरे मुंबई में वसूली का जाल बिछाता है, पुलिस वालों को अपने साथ मिलाता है, लेकिन वो सारे उसके नीचे के रैंक के, और अपने सीनियर और सुपीरियर अफसरों को वो कुछ बताए नहीं, और करोड़ों रुपए वो खुद अकेले डकार मार ले, ये गले नहीं उतर सा। तो फिर ये पैसे किन किन की जेबों में जाते थे? कौन कौन से सीनियर पुलिस अफसर थे? पॉलिटिशियन कौन थे? अगर बात होम मिनिस्टर की है तो क्या होम मिनिस्टर तक थी, या फिर उससे भी ऊपर की चीज़ है? पार्टी के लिए भी फंड में भी जाता था, सरकार को भी जाता था। इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। दूसरा, इसमें पैसे इतने इन्वॉल्व हैं कि अब लगता है एनआईए को कि जैसे अभी सीबीआई इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पे कर रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जो है इन पैसों के हेरफेर और वसूली के मामले की जांच करे। आज इत्तेफाक से 5 अप्रैल है, और 1 महीने पहले 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली थी क्रीक से। एनआईए को अभी तक इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला है कि आखिर मनसुख हिरेन की मौत की वजह क्या है, क्योंकि लिंक जो वो जोड़े हैं वो ये है कि मनसुख हिरेन को राज पता चल गया था एंटीलिया की साजिश का, और सचिन वाजे जो है वो डर गया था कि ये राज उगल देगा इसलिए मार देंगे। लेकिन एक दूसरी जांच में चीज़ ये सामने आ रही है, जो एनआईए के हिसाब से मनसुख हिरेन शुरू से इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के साथ था। तो जब वो पूरी साजिश में हमराज था, तो फिर साजिश सब कुछ हो गया, उसके बाद किस बात का डर? क्योंकि अगर वो मनसुख हिरेन कोई राज फाश करता तो सचिन वाजे के साथ मनसुख हिरेन भी कस्टडी में होता, वो भी जेल जाता, क्योंकि वो बराबर का गुनहगार था इस मामले में। तो ये बात गले नहीं उतर रही है। और दूसरा, इसमें और भी हमराज थे, जैसे ये सस्पेंडेड सिपाही उम्र कैद की जो सज़ा काट के बाहर निकला है विनायक शिंदे, या फिर वो सटोरिया नरेश गौर जिसने सारे सिम का इस्तेमाल किया, जो जिससे बातचीत हो रही थी। तो इनमें से किसी को नहीं मारा गया, अकेले मनसुख को ही क्यों मारा गया? इस सवाल का जवाब भी अभी एनआईए पुख्ता तौर पर सामने नहीं ला पाई है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसकी वजह से, और लगातार सचिन वाजे ये कह रहा है कि 4 तारीख को जब मनसुख हिरेन की मौत हुई, वो अपने ऑफिस में था, एक बार में था, और उसके जो टेक्निकल एविडेंस हैं, फ़ोन के रिकॉर्ड्स, उसके लोकेशन, वो उसको दिखा रहा है। लेकिन एनआईए का मानना है कि ये ठाणे में था। तो इसके भी सबूत, क्योंकि आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर किसी भी केस में, जब कोई पुलिस कस्टडी में होता है, एक तो पुलिस हिरासत में दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, तो जब आप पुलिस हिरासत में रखते हैं तो आप न सिर्फ उससे पूछताछ करते हैं, बल्कि वो जो भी बताता है उसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए आपको वो एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। और पुलिस हिरासत में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस कलेक्ट करना, क्योंकि अगर हिरासत में बैठा हुआ एक शख्स कहे कि हाँ मैंने मनसुख हिरेन को मारा, मैंने एंटीलिया की साजिश रची और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये सब उसने बका और आपने लिख लिया, और आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ऐसे नहीं चलेगा। फिर कोर्ट में आपको उस हर इल्ज़ाम जो आपने उस पर लगाया है उसकी तस्दीक करने के लिए उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सारे प्रूफ, जैसे मनसुख हिरेन के कत्ल से रिलेटेड डायरेक्ट एविडेंस कि उस दिन सचिन वाजे मौके पर था, सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की मौत या कत्ल अपने हाथों से किया, अपने साथियों के साथ मिलकर किया, या उसने कत्ल का ऑर्डर दिया, इसका कोई एविडेंस, उसका लोकेशन मौका वारदात पर, एंटीलिया की साजिश, जिलेटिन की छड़ और उस गाड़ी, उसके साथ उसका पूरा एविडेंस, वसूली को लेके जो इल्ज़ाम लगे उसमें अनिल देशमुख के लिए अगर कर रहा था तो उसके एविडेंस, ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं जुटाएंगे, अक्यूज़ जो होते हैं, आरोपी, अक्सर वो इसीलिए कोर्ट से बरी हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब, जैसे भी मैंने हाल में आपको कहानी सुनाई थी वो इसरो के साइंटिस्ट की, जब वो पकड़े गए तो हर एक ने मान लिया कि ये गद्दार है, देशद्रोह है। उसके बाद 2 साल के अंदर कोर्ट ने बरी कर दिया। आप में से बहुत सारे लिखा भी है, जर्नलिज्म में ये कहा भी जाता है कि जब तक अदालत अपना फैसला ना सुना दे, हम सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख सकते हैं, उसकी कहानी सुना सकते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो गुनहगार है या नहीं है। ये काम कोर्ट का है, अब वैसे भी हमारा नहीं है। एक जर्नलिस्ट का काम किसी को क्लीन चिट देना या किसी को मुजरिम ठहराना हरगिज़ नहीं है। हाँ, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हम अपने सोर्सेज से जुटाते हैं वो आप तक रखें, ताकि आप लोग अपनी अपनी राय कायम करें। लेकिन आप लोगों के पास भी ये राइट नहीं है कि आप किसी के बारे में ये फैसला सुना दें कि ये कातिल है, ये आतंकवादी है, ये रेपिस्ट है, ये चोर है, ये गद्दार है, ये देशद्रोह है। ये काम अदालत का है, सिस्टम बना हुआ है। तो मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि एनआईए खुद ही अभी जो सोर्सेज उनके कह रहे हैं कि उनको बहुत सारे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, और लगातार सचिन वाजे जो है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और चूँकि वो खुद पुलिस अफसर रहा है और इससे पहले भी उसको इंट्रोगेशन का एक बार एक्सपीरियंस रहा है 2004 में जब अरेस्ट हुआ था फर्जी इनकाउंटर में,
तो वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एनआईए के लिए एक चैलेंज है कि अगर वो आरोपी बनाती है, वो सारा केस को सॉल्व करने का दावा करती है, तो ये सारे एविडेंस उनको कोर्ट के सामने देर सवेर रखने होंगे, क्योंकि अगर वहाँ से वो बरी हो जाता है सबूतों के अभाव में, तो ये एनआईए की नाकामी कहलाएगी। तो इसीलिए एनआईए अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सचिन वाजे अपनी तरफ से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक चीज़ तय है कि अभी 20 अप्रैल को जब 15 दिन पूरे होंगे सीबीआई के अनिल देशमुख के इस वसूली के जांच के मामले में, तो उसके बाद क्या क्या होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये भी मानने को तैयार नहीं हैं कि इसमें सिर्फ सचिन वाजे शामिल है या अनिल देशमुख वसूली कर रहे थे। बीच में जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर है वो बिल्कुल गायब है, क्लीन चिट है, ऐसा भी नहीं है। एक पुलिस अफसर अंडर में काम कर रहा और इतना बड़ा काम कर रहा है, और जो उनका बॉस है पुलिस कमिश्नर है, उनको ही जानकारी नहीं। मुंबई में इतने बड़े पैमाने पे वसूली हो रही, कौन कौन पुलिस वाला कर रहा है, किस नेता के लिए कर रहा है, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को पता ना हो, ये भी गले नहीं उतरती। और अगर सच में उन्हें नहीं पता है तो फिर ये दूसरी नाकामी है। फिर आप काहे के बॉस हैं जब आपको अपनी ही टीम के बारे में, उनके कामों के बारे में ये पता ही नहीं है। और वो भी छोटी मोटी चोरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है, और करोड़ों मैटर करता है। इसको कोई यूँ जेब में लेके नहीं घूम सकता है, इसके लिए पूरा एक चेन होता है, एक पूरी टीम होती है। तो हर तरह से अभी मामला, मैंने आपको शुरू में कहा कि सचिन वाजे से शुरू हुआ, उसके बाद परमवीर सिंह की कुर्सी गई, ट्रांसफ़र हो गया उनका होमगार्ड में, उसके बाद अब होम मिनिस्टर गए। लेकिन गिरफ्तारी अभी सिर्फ 3 हुई है, सचिन वाजे की और उनके 2 साथियों की, एक विनायक शिंदे और एक नरेश गौर जो बुकी है। इस मामले में कोई और बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या गिरफ्तारी का सिलसिला 20 अप्रैल के बाद शुरू होने जा रहा है, और क्या एंटीलिया के वजह से दूसरे केसेस अब खुलने लगेंगे? क्योंकि सेम मैंने जैसे कहा आपको कि सुशांत केस में बात हुई थी कत्ल या खुदकुशी सुशांत के मामले में, लेकिन वहाँ पे आ गया फिर पैसे ईडी के, फिर आ गया ड्रग्स नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो यहाँ पे भी उसी ढर्रे पे चल रहा है। शुरू हुआ कि एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी में बॉम्ब किसने रखा, क्यों धमकी दी, लेकिन अब उसमें एक मौत भी हो गई, उसके बाद एक 100 करोड़ की वसूली की भी खबर आ गई। तो शुरुआत होती है एक क्राइम से, उसका धीरे धीरे कई क्राइम के पर्दे खुलते जा रहे हैं। ये अजीब इत्तेफाक है दोनों केस में, साल 2020 में भी और 2021 में भी, और दोनों ही बार मुंबई और दोनों ही बार मुंबई पुलिस। तो देखिए 20 के बाद क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह सुशांत केस महीनों चला, बहुत कुछ हुआ, ये एंटीलिया केस भी इतनी आसानी से दम तोड़ने वाला नहीं। अभी इस केस में कई कहानियाँ, कई करवट बदलेंगी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज कहानी में इतना ही। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पूरी क्राइम टीम को जो बधाई दी अवार्ड के लिए। और दूसरा, हाँ, इसी मौके पर जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, कर लीजिए। क्यों करना है ये मत पूछिए, बस कर डालिए। और मैं भी, हाँ, कई लोगों के आपके जो जिन्होंने किया है वो लिखते हैं, मेल करते हैं या ट्विटर पे ही मैसेज दे रहे हैं कि मैंने किया, अब आप बदले में फॉलो कीजिए। मैं यकीन मानिए बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे भी, जिन को मैं देखता हूँ मैं उनको वापस पलट के फॉलो भी कर रहा हूँ। तो दोनों तरह से ये मामला चल रहा है। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।